हेलो, दिस इज अंकित तिवारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्जन मेंटोर अंकित। ठीक है बेटा, तो अपने प्रीवियस क्लास में हम जियोग्राफी के पहले चैप्टर को रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग कंप्लीट किए थे। ठीक है, अब इस सीरीज में अब हम अगले लेसन यानी कि हमारा अगला लेसन 2 होगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये ज्योग्राफी का दूसरा लेसन। इसके भी हम टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, आज इन टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आप लोगों से बताऊंगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज अकॉर्डिंग टू IUCN, यानी कि IUCN के अकॉर्डिंग जो स्पीशीज है प्लांट्स और एनिमल्स की वो कितने कैटेगरीज में बांटी गई हैं। ठीक है, आंसर होगा अकॉर्डिंग टू IUCN एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज, यानी कि IUCN ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है वो 6 कैटेगरीज प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज की डिवाइड किया है। पहला क्या है, नॉर्मल स्पीशीज, यानी कि ऐसी स्पीशीज जिनकी संख्या क्या हो, एकदम नॉर्मल हो, अभी उनके ऊपर कोई भी खतरा ना बढ़ रहा हो, यानी कि उनकी डेंजर्ड की स्थिति ना हो, यानी बाहरी फैक्टर बहुत ज्यादा उसको इफेक्टेड नहीं कर रहे हैं, उनको हम लोग नॉर्मल स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कैटल्स हो गए, साल हो गए, पाइन हो गए, रोडेंट्स हो गए, मतलब चूहा वगैरह, इनके ऊपर अभी इनकी नॉर्मल स्पीशीज, इनके ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा। अब दूसरी हमारी स्पीशीज होगी इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जिनके ऊपर खतरा मर रहा है, अगर नेचुरल आउटसाइड इफेक्ट जो है वो क्या हो, इस पे अगर इसको प्रिवेंट नहीं किया जाए तो ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आ सकते हैं, जैसे ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इंडियन वाइल्ड एस हो गया, ये सब। ठीक है, तीसरी हमारी कैटेगरी है वल्नरेबल स्पीशीज, यानी जिसको हम लोग कहते हैं संकटग्रस्त प्रजाति। संकट बहुत ज्यादा इनके ऊपर है, अगर इनके ऊपर से जो आउटसाइड इफेक्ट है उनको नहीं हटाया गया तो ये किसके कैटेगरी में आ जाएंगे, या तो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में चले जाएंगे या तो फिर इंडेंजर्ड की कैटेगरी में चले जाएंगे। अब चौथी की स्पीशीज क्या है, रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज मतलब जिनकी संख्या क्या हो गई है, रेयर हो गई है, बहुत ही ज्यादा कम हो गई। जैसे वो क्या हो गई, हिमालयन ब्राउन बियर हो गया, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो ETC। पांचवी कैटेगरी हमारी क्या है, इंडेमिक कैटेगरी। इंडेमिक का मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पाए जाने वाली स्पीशीज को किस स्पीशीज की कैटेगरी में रख दिया गया है, इंडेमिक स्पीशीज की कैटेगरी में रख दिया गया है। जैसे अंडमान टील हो गया, निकोबार पिजन हो गया, ETC। ठीक है, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त या गायब हो गई प्रजातियां, वो कौन सी है, गायब हो गई प्रजातियां, एशियाटिक चीता हो गया, पिंक हेड डक हो गया। ऐसी कैटेगरी जो है वो, ऐसी स्पीशीज जो है वो किसमें आएंगी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आएंगी। ठीक है, तो हमारी क्या थी, पहली नॉर्मल स्पीशीज, दूसरी इंडेंजर्ड स्पीशीज, तीसरी वल्नरेबल स्पीशीज, चौथी रेयर स्पीशीज, पांचवी एक्सटिंक्ट स्पीशीज, 6 वाली जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर दैट कॉजेस फियरफुल डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। वो कौन से, यानी कि वो कैसे नेगेटिव फैक्टर है जो कि फियरफुल डिप्रेशन कर रहे हैं फ्लोरा और फौना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब दो फैक्टर तो कई है, लेकिन बेसिकली हम दो यहाँ पे आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे। पहला क्या है, we have transformed nature into a resource obtaining directly and indirectly from the forest and wild life। हम कर रहे हैं, जो नेचर उसको रिसोर्स में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने डायरेक्ट या इनडायरेक्टली किसी चीज को अपनी फुल जो बेसिक नीड है उसको फुलफिल करने के चक्कर में। जैसे क्या हो गया, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से वुड लेते हैं, बार्क्स लेते हैं, लीव्स लेते हैं, डाइज लेते हैं, फूड ETC की चाहत में हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ उसको, फ्लोरा और फौना को डिप्लेट करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड में भी बहुत ज्यादा वर्स इफेक्ट पड़ा हमारे फ्लोरा और
फाउना में। जैसे हुआ क्या, एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, बहुत सारे जो फॉरेस्ट थे उनको डिफॉरेस्टेशन का काम हुआ। एग्रीकल्चर जो थी कॉमर्शियल हो गई। पहले क्या करते थे हम लोग अपने सब्सटेंस के लिए एग्रीकल्चर करते थे, तो सब्सटेंस के लिए यूज करते थे, तो ज्यादातर हम लोग फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन में नहीं जाते थे, फॉरेस्ट को ज्यादा काटते पीटते नहीं थे। लेकिन अब जब एग्रीकल्चर जो कॉमर्शियल हो गई तो बहुत ही ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ, ठीक है। एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री आई तो उससे क्या हुआ कि जो यहाँ की नेचुरल स्पीसीज थे उसको हटा के अब नए नए स्पीसीज को यहाँ पे लाया गया, जिससे क्या हुआ, हमारी जो नेचुरल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ थी वो भी क्या हुई, डिप्लेट होती चली गई। क्वेश्चन नंबर हमारा 3, व्हाट इज वैनिशिंग फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट वैनिशिंग कैसे हो रही है। द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 79.42 मिलियन हेक्टेयर विच इज 24.16% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि 79.42 मिलियन हेक्टेयर जो एस्टिमेटेड है, मतलब ये एस्टिमेटेड किया गया था कि इतने हमारे यहाँ मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट और ट्री कवर होने चाहिए, जो कि अब क्या बचे हुए हैं, बस 24.16 बचे हुए हैं 79.42 मिलियन हेक्टेयर। अब जैसे डेंस फॉरेस्ट हो गया इसमें से 12.2%, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट 9.14% एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट 0.14% बचा हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 the dense forest cover has increased by 3,775 square kilometers since 2030। क्या हुआ, हल्का सा इंक्रीज हुआ। 2013 में जो था वो क्या था, रिलेटिवली 2050 के रिलेटिवली 2030 में बहुत ही कम था, जो क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। कितने इंक्रीज हुआ बेटा, 3,775 स्क्वायर किलोमीटर। ये अपनी पूरी क्या थी, वैनिशिंग फॉरेस्ट। अब देखो चौथा क्वेश्चन हमारा, हाउ टू लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंस टू लॉस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट लॉस हो रहा है उसमें उसको इन्फ्लुएंस कैसे करा रहे हैं लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखते हैं, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, कंट्रीब्यूट योगदान देते हैं कि जो फॉरेस्ट को लॉस करते हो जाए। सिंस 95 देखा जाए evidence, since 95 over 5,000 square kilometer of forest was cleared for river valley project, यानी कि 1951 से देखा जाए तो लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट थे वो क्या हुए हैं, सिर्फ रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए क्लियर कर दिए गए। जैसे एक और एग्जांपल है नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, यानी कि नर्मदा सागर नर्मदा डैम बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से जो है क्या किया, अकेले 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट को क्या किया है, इनंडेट कर दिया है, खत्म कर दिया है। कौन, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। इस तरह से जो क्या है, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को लॉस कराने में इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी इज द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, नेचुरल वर्ल्ड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जैसे एंड द वैरायटी ऑफ ऑल ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और क्या, जो सब विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन आवर प्लांट, यानी कि जो ये पूरे प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब मिलके जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 एंड इट्स फंक्शन, यानी कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 का क्या था और उसका काम क्या था, ठीक है, ध्यान सुन बेटा। 1972 में जो वाइल्ड लाइफ एक्ट आया वो क्या था, टू प्रिवेंट द ऑल स्पीसीज, यानी कि जितने भी स्पीसीज पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हो चाहे एनिमल्स के, उनके प्रिवेंट करने की बात करी है, ठीक है। देखो दिया, कंजर्वेशनिस्ट डिमांड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट was implemented in 1970 with various provision for protecting
हैबिटेट्स, यानी कि इसको इसलिए इम्प्लीमेंट कराया गया कि ये जो हैबिटेट्स है यानी कि जो आवास है उनको प्रिवेंट कराए, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करे। फंक्शन क्या है? पब्लिश लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, यानी कि ये क्या करता है, जिन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है उसकी लिस्ट को पब्लिश करता है। दूसरा काम क्या है? प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय हंटिंग, यानी कि जो स्पीसीज बची हुई हैं उनको हंटिंग से प्रिवेंट कराता है, यानी कि उन स्पीसीज पे हंटिंग और पोचिंग का काम नहीं चलेगा। ठीक है। तीसरा फंक्शन है इसका गिविंग लीगल प्रोटेक्शन फॉर दियर हैबिटेट्स, और उनके जो हैबिटेट्स है स्पीसीज के या एनिमल्स के, उनके हैबिटेट्स को लीगल प्रोटेक्शन देता है कौन? 1972 का जो एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन नोट ऑन गुड प्रैक्टिस टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए एक गुड प्रैक्टिस क्या है। ठीक है। सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस्टेब्लिश करती है, जिससे क्या कर हो सके, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर सके या उसको बचाया कंजर्व किया जा सके। सेकेंड वाला क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, हमेशा बहुत सारे प्रोजेक्ट को अनाउंस करता है जो कि प्रोटेक्ट करे जो स्पेसिफिक एनिमल्स है, जो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण एनिमल्स है। जैसे क्या हो गए, जो कि बहुत ज्यादा ग्रेवली थ्रेटेंड है, यानी कि स्पेसिफिक जो क्या है, बहुत ज्यादा थ्रेटेंड है। जैसे क्या हो गए, टाइगर हो गए, वन हॉर्न डायनासोर हो गए, ETC। अब ध्यान देखो, गुड प्रैक्टिस है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, स्टैब्लिश करा रही है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ। क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा अनाउंस करती है बहुत सारे प्रोजेक्ट जो स्पेसिफिक एनिमल है, जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा थ्रेटेंड है, उनको प्रोटेक्ट करने का। जैसे वो लोग कौन से हैं, वो एनिमल्स कौन से हैं, टाइगर हो गए, वन हॉर्न डायनासोर, ETC हो गए। ठीक है। अब बात ये आ गई कंजर्व की। अब हमें क्यों कंजर्वेशन की जरूरत है? ठीक है। वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हमें अपने फॉरेस्ट और वन्य जीव को क्यों प्रिवेंट करने की, कंजर्व करने की जरूरत है? बिकॉज पहला रीजन, कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जो इकोलॉजिकली डाइवर्सिटी हमारी बनी है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको क्या हो, जो वो क्या हो, बचा रहे। एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और हमारे लाइफ सपोर्ट की जो सिस्टम है, वाटर हो गए, एयर हो गए, सॉइल हो गए, ये भी क्या हो, प्रिजर्व रहे। इसीलिए हमें क्या करना है, कंजर्व करना है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। दूसरी चीज क्या है, इट आल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी, और क्या करता है, इसके कंजर्वेशन से प्रिजर्व करता है जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, चाहे वो प्लांट्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी हो या एनिमल्स की डाइवर्सिटी। इससे फायदा क्या होगा, फॉर बेटर ग्रोथ एंड स्पीसीज ऑफ ब्रीडिंग। इससे क्या होगा, अगर ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व रहेगा तो जो प्लांट्स है उसकी जो स्पीसीज है वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगी और एनिमल्स वगैरह ब्रीड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डिफाइन इच अदर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। पहला क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि आधे से ज्यादा जो लैंड है वो किस में डिक्लेयर कर दी गई, रिजर्व फॉरेस्ट। यानी आप लेकिन ये क्या है, ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है इनके ऊपर कंसर्न करने की बात है, बहुत ज्यादा इस पे इफेक्ट पड़ रहा है जो रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लगभग आधे 1/3 जो टोटल फॉरेस्ट की एरिया वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दी गई है, किसके द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, यानी कि आगे इस पे और कोई डिप्लेशन से ये जो एरियाज है फॉरेस्ट एरिया इसको प्रोटेक्ट कर लिया गया है।
तीसरा अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड मतलब कोई फॉरेस्ट, दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी कि गवर्नमेंट भी इस पे है और प्राइवेट इंडिविजुअल भी इस पे आ जा सकते हैं और सारी कम्युनिटी भी, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाउ टू कम्युनिटी कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, यानी कि कम्युनिटी किस तरह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इंडिया में प्रिजर्व करे, कंजर्व करे। इन सम एरिया ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटी स्ट्रगलिंग फॉर कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि बहुत सारे ऐसी एरियाज है इंडिया में जहाँ पे लोकल कम्युनिटी क्या कर रही है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का काम कर रही है। जैसे उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालय, यानी कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया उत्तराखंड के फेमस चिपको मूवमेंट, जिससे क्या किया गया, प्लांट्स को कटने से बचाया गया, यानी जो पेड़ पौधे थे उनको कटने से बचाया गया। दूसरा क्या, फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन टेहरी, यानी कि उत्तराखंड के टेहरी डैम, टेहरी वाले डिस्ट्रिक्ट एरियाज में जो क्या चलाया गया, बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया, नवधान्य आंदोलन। और ये जो था इस सिम्टम पे था कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, विदाउट एनी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वी कैन ग्रो आवर सीड्स, इसके बेसिस पे था। तो ये हुआ बेटा हमारा लेसन 2 का भी टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो ताकि सबका भला हो जाए, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग टू मी।